रानू चिड़िया आज सुबह से बहुत परेशान थी। वे जंगल में कभी इधर जाती तो कभी उधर, परंतु उसे कहीं पर भी भोजन नजर नहीं आ रहा था। अरे क्या करूं, किधर जाऊं, कहीं भी भोजन नजर नहीं आ रहा। लगता है सूखे का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसा करती हूँ, जंगल की दूसरी ओर जाती हूँ, हो सकता है मुझे वहाँ पर कुछ भोजन मिल जाए। रानू चिड़िया फिर से अपने सफर पर निकल पड़ती है। वे बहुत तेज उड़ती है और जंगल के दूसरी ओर जाती है। वो दूर दूर तक देखती है, परंतु उसे कहीं भी भोजन का एक दाना भी नजर नहीं आता। इसी कारण वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और थक कर एक टहनी पर बैठ जाती है। रानू चिड़िया अभी टहनी पर बैठी थी कि थोड़ी दूर उसे तोता अपनी ओर आता हुआ नजर आता है। वो तोते को आवाज देती है। तोता उसकी ओर चला आता है। लगता है चिड़िया तुम दाना ढूंढ ढूंढ कर बहुत ही ज्यादा थक गई हो। मैं भी बहुत थक गया हूँ, मुझे भी कहीं भोजन नहीं मिला। अरे अब हम क्या करेंगे, भूखे तो नहीं रह सकते ना, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जंगल में तो सूखे का मौसम चल पड़ा है, कहीं पर भी भोजन नहीं है। पास में एक गाँव तो है, परंतु वहाँ के किसान बहुत जालिम हैं। वो हमें मार डालेंगे अगर हमने उनके खेतों से भोजन उठाया। क्या कोई और रास्ता नहीं है मिट्टू भाई? याद आया, किसान की पत्नी बहुत ही दयालु है। वे किसान तो बहुत जालिम है, परंतु उसकी पत्नी बहुत दयालु है। वो पक्षियों को खाना देती है। एक बार मैं भी वहाँ गया था, उसकी पत्नी ने मुझे वहाँ बैठा देखकर मेरे लिए फल लाकर पेड़ पर रख दिया, जिसे मैं अपने घर ले आया। उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, अगर हम उसके पास जाएंगे तो वो जरूर हमें भोजन देगी। क्या वो हमें सच में भोजन देगी? क्या वो हमें मारेगी तो नहीं? अरे नहीं, वो बहुत ज्यादा दयालु है, वो हमें भोजन जरूर देगी। फिर चिड़िया और मिट्ठू तोता दोनों किसान के घर की ओर निकल पड़ते हैं और वहाँ एक पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद किसान की पत्नी घर से बाहर आती है। चिड़िया और मिट्ठू तोता दोनों किसान की पत्नी को आवाज देते हैं। किसान की पत्नी उनकी आवाज सुनकर उनके पास आती है और उनसे कहती है, क्या हुआ है पक्षियों, तुम लोग मुझे क्यों आवाजें दे रहे हो? किसान की पत्नी जी, हम बहुत भूखे हैं, हमारे जंगल में दाना खत्म हो गया है, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, क्या आप हमें कुछ दाना दे सकती हैं? किसान की पत्नी जी, हमें थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। हम सुबह से पूरा जंगल घूम रहे हैं, परंतु हमारे जंगल में सूखा पड़ गया है और कहीं भी भोजन का एक दाना नहीं है। अरे पक्षियों, तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हें भोजन ला देती हूँ, परंतु ये भोजन मैं सिर्फ तुम्हें ही दे रही हूँ। तुम बाकी पक्षियों को यहाँ लेकर मत आना, वरना मेरे पति को पता चल जाएगा और वो मुझसे बहुत लड़ेगा। हम समझ गए किसान की पत्नी जी, हम किसी को भी नहीं बताएंगे। आप जो भी देंगी हम मिल बांट कर खा लेंगे। फिर किसान की पत्नी जाती है और अंदर से कुछ दाने चावलों के लेकर आती है और वो चिड़िया को दे देती है और मिट्ठू के लिए एक अमरूद लाती है। मिट्ठू और चिड़िया वे भोजन लेकर वहाँ से तुरंत अपने घर की ओर चले जाते हैं। चिड़िया और मिट्ठू बहुत खुश थे। गोरी और कालू मिट्ठू तोते और चिड़िया की चोंच में दाना और अमरूद देख लेते हैं। ये दोनों तुरंत उनके पास जाते हैं। अरे टोनी चिड़िया, ये भोजन कहाँ से चोरी करके लाई हो? हमारे जंगल में तो भोजन है ही नहीं। अपने जैसा चोर समझा हुआ है क्या? हम किसी से ये भोजन मांग कर लाए हैं, चुरा कर नहीं। ये तुम दोनों के काम है, हमारे नहीं। चलो भागो यहाँ से। बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है छोटी चिड़िया तुम्हारी, कैंची से काट दूंगी तेरी ये लंबी जुबान। याद रखना मेरी बात, गोरी से पंगा मत लेना। चल भाग यहाँ से, आई बड़ी काली कवि, मैं भी चिड़िया हूँ चिड़िया। दोनों इसी तरह लड़ ही रहे थे कि मिट्ठू तोता बोलता है, अरे बस कर दो, तुम दोनों कितना लड़ोगे? एक तो हमारे जंगल में भोजन नहीं है, ऊपर से तुम दोनों की लड़ाई बंद नहीं हो रही। रानू चिड़िया, अगर गोरी बहस करती है तो तुम ही चुप कर जाओ। फिर रानू चिड़िया चुप कर जाती है और अपना भोजन अपनी चोंच में पकड़कर वापस अपने घर को चली जाती है। फिर कालू कौवा मिट्ठू तोते से पूछता है, अरे मिट्ठू तोते, यार बता दो कि ये भोजन कहाँ से लाए हो, हमें भी बहुत भूख लगी है। मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जिसने हमें भोजन दिया है उसने हमें मना किया है कि हम ये बात किसी से न कहें कि ये भोजन हम कहाँ से लेकर आए हैं। ऐसे मिट्ठू तोता भी अपने घर को चला जाता है। ये तोता तो बहुत ही ज्यादा चालाक है, ये नहीं बताने वाला। कालू जी, आप चिड़िया के पास जाएं और उससे मक्खन लगाएं, देखिएगा वो जरूर बता देगी, ये बहुत भोली है। अरे कालू भाई, आप यहाँ, कोई काम था क्या? मुझे तुमसे बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी थी। तुम्हें तो पता है ना कि गोरी कवि कैसी है।
उसने मेरी जरा से भी मदद नहीं की। सारा दिन मैं अकेला जंगल में भोजन ढूंढता रहा हूँ, परंतु मुझे कहीं पर भी भोजन नहीं मिला। और ऊपर से मेरे जग्गू ने घर में रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। अरे कालू भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ है। क्या करें, जंगल में भोजन है ही नहीं। मैं खुद सारा दिन भोजन ढूंढती रही हूँ। अरे चिड़िया, तुम ये चावलों के दाने कहाँ से लेकर आई हो? ये बात तो आपको बतानी नहीं थी, परंतु आप भी मुश्किल में हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। मगर आप ये बात किसी को मत बताइएगा। किसान की पत्नी से लिया है हमने ये भोजन। किसान की पत्नी बहुत अच्छी है, वो बहुत दयालु है। उसने हमें भोजन दिया है, परंतु उसने कहा था कि आप बाकी पक्षियों को मत बताइएगा, क्योंकि इस तरह किसान को पता चल जाएगा कि उसकी पत्नी हमें भोजन देती है। अच्छा, तो ये भोजन तुम्हें किसान की पत्नी ने दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया। आज तुम मुझे अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन दे दो। कल मैं भी जाकर किसान की पत्नी से थोड़ा सा भोजन मांग लूंगा, और मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को कुछ भोजन दे देती है। कालू कौवा वे भोजन लेकर घर आ जाता है और सारी बात गोरी कवि को बताता है। वे दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। अब देखती हूँ कैसे देती है किसान की पत्नी इस चिड़िया को दोबारा भोजन। फिर यूं रात हो जाती है और फिर अगली सुबह गोरी कवि सुबह सवेरे ही किसान की पत्नी के पास चली जाती है। कालू कौवा दूर छुपकर बैठता है। गोरी कवि किसान की पत्नी के घर के सामने वाले पेड़ पे बैठ जाती है, और जैसे ही किसान की पत्नी बाहर आती है, गोरी कवि उसे आवाज देती है। किसान की पत्नी जी, जरा मेरी बात सुनिएगा। क्या है कवि, क्यों आवाजें दे रही हो मुझे? किसान की पत्नी जी, मुझे बहुत दुख हो रहा है आपके लिए कि आपने इतनी नेकी की, परंतु आपको सिला क्या मिला? तुम क्या कहना चाहती हो गोरी, मुझे समझ नहीं आ रहा। किसान की पत्नी जी, आपने जिस चिड़िया को कल भोजन दिया था, उसने हमें और कुछ दूसरे पक्षियों को जंगल में बताया है कि आपने उन्हें भोजन दिया है। उसने हमसे कहा कि हम भी सब आपसे ही भोजन ले आएं, और साथ ये भी बताया कि आपने मना किया था कि वे किसी को ना बताए, परंतु मुझे बहुत बुरा लगा। उसे आपकी बात सबको नहीं बतानी चाहिए थी। यूँ तो सारा दिन पक्षी आपके घर से जाएंगे ही नहीं। ये तो चिड़िया ने बहुत गलत किया। मैंने उन पर भरोसा करके उन्हें भोजन दिया और उन्होंने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। मैं सभी पक्षियों को समझा दूंगी कि वे आपके घर की ओर ना आए, वरना किसान भाई इन सबको मार डालेंगे। इस तरह कोई भी पक्षी आपके घर की ओर नहीं आएगा। परंतु आप चिड़िया पर अब कभी भरोसा मत कीजिएगा, ना ही उस मिट्ठू तोते पर। तुम ठीक कहती हो कवि, अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगी। अच्छा, आप मुझे भोजन दे दें, बदले में मैं आपका ये काम कर दूंगी। मैं तुम्हें भोजन दे देती हूँ कवि, परंतु तुम बाकी पक्षियों को रोक देना। अगर बहुत सारे पक्षी एक साथ मेरे घर की ओर आएंगे तो मेरा पति देख लेगा और मुझे बहुत डांटेगा। किसान की पत्नी कुछ भोजन गोरी कवि को दे देती है। गोरी कवि तुरंत ही वो भोजन लेकर जंगल की ओर चली जाती है। रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता उसे जाता हुआ देख लेती हैं। वो दोनों किसान की पत्नी के पास आते हैं। किसान की पत्नी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? तुम दोनों ने मेरा भरोसा और मान तोड़ा है। आइंदा मैं कभी भी तुम्हें भोजन नहीं दूंगी। जब मैंने तुम्हें मना भी किया था कि ये बात किसी को मत बताना, तुमने सारे जंगल के पक्षियों को मेरे घर का रास्ता बता दिया। अब मैं तुम दोनों से कभी भी बात नहीं करूंगी। परंतु हमने तो किसी को भी नहीं बताया, सिवाय उस कालू कौवे के, जिसकी पत्नी आपसे भोजन लेकर गई है। फिर चिड़िया सारी बात किसान की पत्नी को बताती है कि कैसे कालू कौवे ने उससे सारी बात पूछी। रानो की बात सुनकर किसान की पत्नी समझ जाती है कि गोरी ने चाल चली है। मैंने तो सुन रखा था कि कौवे बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, परंतु मुझे नहीं पता था कि वो इस कदर चालाक होते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तुम्हें अभी भोजन ला कर देती हूँ, और अगली बार अगर वो कौवी आए तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखा कर भेजूंगी। फिर इस तरह रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता दोबारा से किसान की पत्नी से भोजन लेकर जाते हैं। अगले दिन जब दोबारा गोरी कवि किसान के घर भोजन लेने आती है। अरे आ गई तुम कवि, मैंने तुम्हारे लिए मजेदार खिचड़ी बनाई है। जाओ और जाकर उस देगची में से जितना चाहे खा लो। गोरी कवि खुशी खुशी उस चूल्हे पर रखी देगची के पास जाती है, परंतु उस देगची में तो कुछ भी नहीं था। जैसे ही वो चोंच लगाती है, देगची गिर जाती है और गोरी कवि की पूंछ पर आग लग जाती है। गोरी कवि जलते जलते वहाँ से भाग जाती है, और यूँ उस दुष्ट कवि को अपनी लालच और गलती की सजा मिल जाती है।
दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।